Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. 1962, when the last time the world was on the brink of a nuclear war. दो सुपर पावर्स जब एकदम सामने थे एंड ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला है, ब्रिंक तक जाने के बाद दोनों कंट्रीज बैक स्टेप लेते हैं एंड उसके बाद कई स्टडीज होती हैं क्या न्यूक्लियर वॉर एक प्रोबेबिलिटी है या न्यूक्लियर वॉर सिर्फ और सिर्फ डेटरेंस के लिए ही होने वाला है. न्यूक्लियर वेपन्स आर एक्चुअली वेपन्स ऑफ पीस. आज इस पर्टिकुलर वीडियो एनालिसिस में हम ये समझेंगे कि आजकल जो चल रहा है, पुतिन, यूक्रेन, बाइडेन, ट्रम्प, पूरा केओस चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई एक न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला है. क्या इसका प्रोबेबिलिटी भी सही में है या इट इज जस्ट अनदर सिग्नलिंग और पोस्चरिंग? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कहां से ये ट्रिगर होता है. तो 1000th डे ऑफ द वॉर था एंड सबको पता ही है कि धीरे धीरे ये वॉर बंद होने के कगार पे जाके ही वापस आ जा रहा है. ऐसा लग रहा था कि भारत नेगोशिएशन टेबल पे लेके आएंगे दोनों साइड्स को, बट नहीं हो पाया एंड 1000 डे के अराउंड पे एस्केलेशन शुरू होने लगा था. चाहे हम इस न्यूज की बात करें कि नॉर्थ कोरिया के तरफ से कई सोल्जर्स गए हैं रशिया में टू फाइट इन द कुर्स्क एरिया, या हम ये देखें कि यूएस इलेक्शन के समय पे यूक्रेन को लेके और यूक्रेन को किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो कमला हैरिस हो, उन पे बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था. तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन reiterated अक्रॉस summits, across meetings, high profile meetings and lectures. एंड ये ऑब्वियस था कि कहीं ना कहीं एस्केलेशन होने ही वाला है. अब एस्केलेशन किस फॉर्म पे आता है? तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 days कई सारे इंपॉर्टेंट अगेन पीसेस, आई ऑलवेज यूज द वर्ड जिग्सॉ पजल के पीसेस हैं ये. जिग्सॉ पजल के पीसेस कहीं ना कहीं फिट होने लगते हैं. ठीक है, तो एक तरफ आता है कि पुतिन अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करता है. ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता क्या है? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है कि कंट्री का पॉलिसी क्या है. अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि भाई क्यों जरूरत है, व्हाई डू वी नीड इट? अगर ऐसा कोई डॉक्ट्रिन या पॉलिसी है, वो अपने कंट्री में सीक्रेटिव रखते हैं ना, ताकि आगे वाले को ना समझ में आए. तो जब ऐसा कोई डॉक्ट्रिन या डॉक्यूमेंट हम ओपनली डिस्कस करते हैं या हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि ये हमारा पॉलिसी है, हम बेसिकली सिग्नल करना चाहते हैं कि भाई दिस इज व्हाट द चेंजेस. ठीक है, तो आप जब किसी को बताना चाहते हो कि मैंने यहां से एक कोई डिग्री किया है, आप क्या कहोगे? राइट, आप अपने आप को वो जो पर्टिकुलर डिग्री है या पर्टिकुलर जो आपका चेंज है आपकी लाइफ में, आप आके सबसे पहले वो बताओगे, ये नहीं चुपचाप रखोगे अपने पास. सिमिलरली जब भी कोई कंट्री अपना पॉलिसी या कोई डॉक्ट्रिन चेंज करता है, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट रिलीज कर देता है. ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट में एकदम क्लियरली मेंशन करता है कि क्या करने वाला है. इट इज ऑल सिग्नलिंग. ठीक है, आप सामने वाले को ये सिग्नल करना चाहते हो कि आपका मोटिव क्या है. अब ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज आया, वो 2020 के कंपैरिजन में कई सारे नई चीजों को ऐड करता है. अब क्या है एग्जैक्टली? यहां पे अगर आप जो रशियन रिलीज डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके कई सारे ट्रांसलेटेड वर्जन सर्कुलेट हो रहे हैं. तो सबसे पहला एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये ट्रांसलेटेड वर्जन में भी ये क्लियरली मेंशन है कि रशिया यही कहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स एज अ मीन्स ऑफ डेटरेंस. ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स एज अ मीन्स ऑफ डेटरेंस, डेटरेंस का वर्ड यूज किया गया है. What does deterrence mean? Deterrence मतलब आप किसी चीज को रोकने की बात कर रहे हो, राइट? आप चाहते हो कि सामने वाला आपके सिग्नलिंग को सीरियसली लेके अपना अग्रेशन रोक दे, राइट? तो ये डेटरेंस का मीनिंग दिया गया है और डेटरेंस का वर्ड है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में. अब क्या बदलता है 2020 के डॉक्यूमेंट से? इज द सिनेरियोज जहां पे रशिया
न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाला है। तो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग कि अगर ये सिनेरियोज होते हैं तो रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए सोचेगा नहीं। सो इट इज नाउ चेंजिंग इट्स यूसेज पॉलिसी। तो कुछ सिनेरियोज में चेंज है। सबसे पहले जो सिनेरियो बोला जाता है कि पहले क्या था, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग फ्रॉम द 2020 टू टुडेज 2024 की न्यूक्लियर पॉलिसी में। 2020 में था कि भाई हम सिर्फ न्यूक्लियर कंट्री के अगेंस्ट ये डेटरेंस देंगे। अब यहां पे बदला गया है और कहा गया है कि अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट को कोई न्यूक्लियर स्टेट सपोर्ट करता है तो उसको हम जॉइंट अटैक मानेंगे और न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं। मतलब यूक्रेन जो है वो एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, राइट, बट उसको सपोर्ट करता है नेटो, और नेटो के कई कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस एंड यूके आर न्यूक्लियर कंट्रीज। तो अगर यूएस यूक्रेन को सपोर्ट करता है एंड वहां पे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हो जाए या न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई हो जाए, कोई भी जॉइंट अगर काम हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी सीन एज अ जॉइंट अटैक। और जॉइंट अटैक में अगर एक पार्टनर भी न्यूक्लियर है तो इस सिनेरियो में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा रशिया। सो क्लियरली इंडिकेटिंग नेटो सपोर्ट फॉर यूक्रेन। सेकेंड सिनेरियो क्या है? सेकेंड सिनेरियो है अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर एयर अटैक होता है, मतलब रशिया में कोई भी यूक्रेन के तरफ से या फिनलैंड में या कोई भी नेटो कंट्री के द्वारा एयर अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, कोई भी इस पर्टिकुलर टाइप का एयर अटैक होगा, इस सिनेरियो में भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रशिया। सो बेसिकली सेइंग कि भाई डोंट यूज द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मत करो कि रशिया की इंटीरियर में अटैक करो, जहां पे वॉर है वहीं पे रखो, एस्केलेट मत करो। ये सिग्नलिंग देना चाहता है रशिया। तीसरा क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। अभी पहले क्या था, ये सिर्फ अपने लिए कहता था। 2020 के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में रशिया वाज ओनली टॉकिंग अबाउट रशिया सिक्योरिटी। अब रशिया अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में बेलारूस को भी लेके आता है और कहता है कि भाई कोई भी क्रेडिबल थ्रेट बेलारूस या रशिया के अगेंस्ट हो and that is going to be a critical threat to the sovereignty and territorial integrity, तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है रशिया। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी लेके आ रहा है यहाँ पे, राइट, क्लियर कट इंडिकेटिंग कि भाई बेलारूस को अटैक करते हुए हमें मत अटैक करना, वरना हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। अगेन सिग्नलिंग यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? रशिया सेज दैट कि भाई कोई भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट हो, दैट इज एनी अदर कंट्री जो अपना लैंड, वाटर या एयर स्पेस यूज करने के लिए देता है टू द एनिमी, राइट। अगर कोई भी कंट्री, जैसे कि यहां पे इंडिकेट किया जा रहा है, ऐसे कोई कंट्री जो यूएस को या नेटो के कोई मेंबर को या यूक्रेन को अपना लैंड, एयर स्पेस दे रहा है टू यूज अगेंस्ट रशिया, that will also be seen as an enemy of Russia and therefore considered कि भाई यहां पे भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रशिया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे कई सारे सिनेरियोज दिए गए हैं एंड फाइनल जो सिनेरियो दिया गया है वो एक ब्लॉक के लिए बताया गया है, दैट इज अ मिलिट्री ब्लॉक के अगेंस्ट भी ये न्यूक्लियर सिनेरियो एप्लीकेबल है। सो अगर आप ये सारे चीजें देखोगे बिना कोई नाम लिए, इट इज डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट नेटो, इट इज डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट यूएसएस सपोर्ट टू यूक्रेन एंड इट इज सेइंग कि कोई और कंट्री अगर यहां पे इंटरफेयर करेगा अगेंस्ट रशिया और बेलारूस, देन रशिया कैन कंसिडर अ न्यूक्लियर अटैक। ठीक है, इसको देख के सभी कंट्रीज कहते हैं कि भाई ये एस्केलेशन है, ये इट्स एन इलॉजिकल अग्रेशन दैट इज बीइंग शोन, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट कहते हैं, मैक्रोन कहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज रशिया ट्राइंग टू डू, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एस्केलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो वेपन्स यूज करने की बात हो चुकी है। वो सिंपल ये बात कर रहे हैं कि भाई इन सिनेरियोज में हम सोचेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, एंड
अगर यहां पे रेड लाइन क्रॉस होता है, दैट इज अ डायरेक्ट प्रोवोकेशन फॉर अस। ठीक है, सो यहां पे बेसिकली सिग्नलिंग क्या किया जा रहा है कि भाई इन सिनेरियोज में हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की बात कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे न्यूज पे जो उसी समय पे बात हो रही है। अब उसी दौरान 2 दिन बाद, जो just basically today itself in the whole newspaper it's all about it, रशिया ने ICBM that is intercontinental ballistic missile लॉन्च किया है अगेंस्ट यूक्रेन। नाउ ये जो ICBM होता है, ballistic missiles होते हैं, ये मतलब पहली बार मिलिट्री यूज किया जा रहा है इसका, एंड ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स भी कैरी कर सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए भी है। एक्चुअली ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के कैरी करने के लिए ही इसको बनाया गया था, इसका यूज उसी के लिए प्रिपेयर किया गया था, बट मिलिटरीली कभी यूज नहीं किया गया क्योंकि न्यूक्लियर वॉर्स नहीं हुए हैं। अब रशिया के पास कौन सा मॉडल है? रशिया के पास RS-26 रुबेज मिसाइल, जिसे कहा जा रहा है कि यूज किया है रशिया ने, एंड इसकी जो कैपेबिलिटी है कि ये दोनों कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स हाइपरसोनिक स्पीड में फ्लाई कर सकता है एंड इंटरसेप्शन एफर्ट्स को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, इसको रोकने में मुश्किल होगा ना। ICBM का यूज करना मतलब रशिया क्या बोल रहा है कि भाई इनफ इज इनफ, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है। सिर्फ ये मत सोचो कि हमने एक पॉलिसी बना लिया और पॉलिसी ही है, डॉक्ट्रिन है, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं। हमारे पास इस बात को डिलीवर करने का भी कैपेसिटी है। नाउ दिस इज अ सीरियस सिग्नलिंग अगेन दैट डोंट क्रॉस द रेड लाइन। तो अभी तक तो हमने रशिया की तरफ से सिग्नलिंग समझा है, एक डॉक्ट्रिन और एक इस एक्शन से, पर दूसरी तरफ से भी तो एग्रेशन दिखाया जा रहा है एंड वहीं से स्टार्ट होती है सारी चीजें, राइट? वहां से भी तो स्टार्ट होता है, क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले स्वीडन और फिनलैंड, जो हाल ही में नेटो के मेंबर्स हुए हैं, उन्होंने 2 चीज अगेन किया। एक, दे सर्कुलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू देयर सिटीजंस, ये कह के कि बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। ठीक है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि भाई वॉर या क्राइसिस के सिचुएशन में क्या करना है, क्या आपको मेडिकेशंस रखने हैं घर पे, कैसे प्रोटेक्ट करना है, एयर स्ट्राइक्स में कैसे प्रोटेक्ट करना है। एंड इंटरेस्टिंग बात है जो दूसरे पॉइंट पे लेके आता है कि दोनों कंट्रीज में कंस्क्रिप्शन है। व्हाट इज कंस्क्रिप्शन? इट इज कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। फिनलैंड में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है फॉर फ्यू डेज फॉर ऑल मेन। वॉलंटियर कर सकते हैं वुमेन, बट इट इज नॉट कंपल्सरी देयर, बट फॉर मेन इट इज कंपल्सरी। एंड इट कंस्क्रिप्शन में मोस्ट जो 18 years अप मेन है, they have gone through the military training. On the other hand, स्वीडन में कंस्क्रिप्शन का वॉलंटियरिंग नेचर है, जहां पे जो यंग मेन है वो एनलिस्ट करते हैं, बट जो कॉल होता है वो 4% के अराउंड होता है जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन अदर वर्ड्स, इन दोनों कंट्रीज में एक द फियर मॉन्गरिंग जिसे कहते हैं, या हम कहेंगे कि मिलिट्री प्रिपरेशन अमंग्स द सिटीजन्स तेजी से बढ़ रहा है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि ठीक है, एक तरफ तो सिविलियंस प्रिपेयर हो जाओ, दूसरी तरफ हम कंस्क्रिप्शन और मिलिट्री सर्विस और सबको रिक्रूट्स को वापस बुलाएंगे, रिजर्विस्ट को वापस बुलाएंगे, वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। नाउ ये एक सिग्नलिंग जो कहता है कि भाई आप प्रिपरेशन ऑफ वॉर जो कर रहे हो, देयर हैज बीन नो डायरेक्ट अग्रेशन टुवर्ड्स यू फ्रॉम रशिया साइड, देयर हैज बीन नो डायरेक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट टिल नाउ, बट हाँ, in case there is an attack by Russia, Sweden and Finland cannot step back. NATO members हैं, उनको आगे आना पड़ेगा. So military preparation, rather than creating this threat perception, should have been done in a more, in a more silos में करना चाहिए था कि भाई इतना only this many people should have to be called for training, these many paramedics and emergency services should be trained. इन सब चीजों पे करना चाहिए था, rather than signaling to the world that yeah, we are ready for war. Because आप opposition को ये दिखा रहे हो या रशिया को ये दिखा रहे हो कि जो भी करना है करो, we are ready for it. That is a wrong signaling at a time of crisis. But anyway, Sweden and Finland are getting ready for it. Now,
On the other hand, if I talk about it, what basically has been the cause of escalation? तो जब से ये न्यूज में आने लगा है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स गए हैं रशिया में टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन, उसी दौरान जो बाइडेन, जो अभी लेम डक प्रेसिडेंट हैं यूएस में, मतलब इलेक्शंस हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप आने ही वाले हैं 1-2 महीने में, उन्होंने फाइनली जो इतने महीने से पॉज किया हुआ डिसीजन था उसको ग्रीन लाइट दे दिया। क्या था वो डिसीजन? ये डिसीजन था कि भाई यूक्रेन के पास जो लास्ट ईयर अटैकम्स दिए गए थे, अटैकम्स क्या होते हैं? वो टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ना। ये जो अटैकम्स होती हैं ये बेसिकली यूएस ने पहले भी यूज किया हुआ है, बस बट सिर्फ यूएस ने यूज किया हुआ है। ये यूक्रेन को दिया गया था ये कह के कि जब तक हम ग्रीन लाइट ना दें, हम परमिशन ना दें, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। बट यही परमिशन जो बाइडेन ने दे दिया ये कह के कि भाई अग्रेशन हो रहा है, नॉर्थ कोरिया आ गया, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आ गए, नाउ रशिया इज इन्वॉल्विंग एशिया, सो वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, और यूक्रेन को ये अटैकम्स का परमिशन दे दिया। अब अटैकम्स आते ही यूक्रेन ने एक दिन का टाइम नहीं वेस्ट किया और उसको यूज कर दिया अगेंस्ट रशिया। अगेन एस्केलेशन, फुल फ्लेजेड एस्केलेशन। डरा भी तो सकते थे, डेटरेंस भी तो कर सकते थे, बट वो डेटरेंस का काम ही नहीं किया, अटैक कर दिया डायरेक्टली यूक्रेन। क्योंकि ज़ेलेंस्की इज फीलिंग इम्पेशेंट, राइट? और इम्पेशेंस में गड़बड़ होता है और यही हुआ है। अब अटैकम्स का यूज करते ही रशिया ने कहा कि देखो भाई ये तो मुझे पता ही था ये करने वाला है, इसीलिए तो हमने डॉक्ट्रिन और ये सब कुछ किया है। उसके साथ साथ अगर आज की रिपोर्ट आप देखोगे, यूएस मिसाइल तो यूज ही हुआ है, उसके साथ साथ यूके ने भी जो स्टॉर्म शैडो दिया था, ये भी आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो यूके ने दिया था, उसका परमिशन भी उसी दिन दिया था यूके ने यूज करने के लिए जिस दिन जो बाइडेन ने दिया था, उसको भी यूक्रेन ने यूज कर दिया। एंड नाउ व्हाट यूक्रेन इज डूइंग कि भाई इस पर्टिकुलर मिसाइल्स जो कि यू नो दे हैव द कैपेसिटी टू एक्चुअली अटैक about 190 kilometers inside Russia's territory. This has been seen as a stepping up of aggression by Russia. कि अभी तक क्या था कि भाई अभी तक यूक्रेन रशिया अपने अकॉर्डिंग अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, बट नेटो का सपोर्ट जरूर था। नेटो ने पर इसको एस्केलेट करने का मौका नहीं दिया, बट ये जो यूएस के प्रेसिडेंट ने किया है, एंड दैट टू जस्ट बिफोर ही इज लीविंग, means that the escalation has taken place into a next level. अब इसके अलावा अभी तक तो और भी प्लेयर्स हैं नेटो में, जैसे कि आपके जर्मन के और चांसलर या प्रेसिडेंट मैक्रोन, दोनों ने यहां पे एक चीज कहा है कि भाई और एस्केलेशन नहीं। ऑन वन हैंड जर्मन के चांसलर ने कहा है कि भाई हमने भी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए हैं टॉरस, उसको यूज करने का परमिशन हम यूक्रेन को नहीं देंगे। जो गलती यूएस और यूके ने किया है हम वो नहीं करने वाले हैं। मैक्रोन ने भी रशिया को कहा है कि भाई स्टेप डाउन फ्रॉम दिस न्यूक्लियर थ्रेट्स, न्यूक्लियर थ्रेट्स से थोड़ा पीछे हटो, वी आर ट्राइंग टू डी एस्केलेट इट। तो दोनों कंट्रीज यहां पे दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम व्हाट यूएस एंड यूके हैव डन। ऑन द अदर हैंड वो रशिया को भी बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ, ये जो एस्केलेशन बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देगा दोनों पार्टीज को, यूरोप एज वेल एज रशिया को। एंड दिस इज वेयर मेनी कंट्रीज आर कॉलिंग बैक ऑन द अग्रेशन। अब पॉइंट आता है कि क्या इस पर्टिकुलर अग्रेशन के वजह से दोनों के जो एस्केलेशन हो रही है न्यूक्लियर वॉर हो सकता है कि नहीं। अब मैं यहां पे 2 रिसर्च पेपर्स का कोट करने वाली हूं। एक रिसर्च पेपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर, रिटन बाय मार्टिन ए हेलमन। ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो उसको, छोटा सा है, ब्यूटीफुली रिटन। ही सेज दैट अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी तो है न्यूक्लियर वॉर का, एंड वन शुड बी रेडी फॉर इट। ऐसा तो नहीं है कि वेपन्स अगर है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं है। इट कैन नॉट बी जीरो प्रोबेबिलिटी, देयर विल बी अ चांस ऑफ अ वॉर। ऑन द अदर हैंड और एक जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है, एनालिसिस है, द अनथिंकेबल, वहां पे बोला गया है कि भाई जो चीज अनथिंकेबल है वो अभी नहीं होने वाला है, इट इज नॉट इमीडिएट दैट अ वॉर कैन टेक प्लेस, बट ये कहना कि कभी नहीं होगा इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग टू से।
इसी के एक्सटेंशन में आई वांट टू हाईलाइट वन मोर थिंग, जो G20 में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया लावरोव ने जो अटेंड किया था, उन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियर वॉर कैन नेवर बी वन and must never be fought. We are convinced that the nuclear weapon is first and foremost a weapon to prevent any nuclear war. तो लावरोव जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन कभी भी आप यूज नहीं करते हो, आप न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट करने के लिए रखते हो, डेटरेंस के लिए करते हो. एंड दिस इज नॉट अ सीक्रेट इन द जियोपॉलिटिक्स. हर कंट्री को पता है कि भाई हर कंट्री न्यूक्लियर क्यों होना चाहता है. इंडिया क्यों होना चाहता था, पाकिस्तान क्यों होना चाहता था, ईरान आज के दिन क्यों होना चाहता है, इजराइल क्यों न्यूक्लियर है. सभी कंट्रीज को न्यूक्लियर इसीलिए होना है क्योंकि एक बार आप न्यूक्लियर हो गए तो देयर इज अ चांस ऑफ अ फुल फ्लेजेड वॉर दैट रिड्यूसेस. तो न्यूक्लियर वॉर का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है. एंड न्यूक्लियर वेपन्स आर मेंट फॉर डेटरेंस. Right? It is a weapon that is going to create a possibility of peace. कोई भी कंट्री अग्रेशन नहीं दिखाता है अगेंस्ट अ न्यूक्लियर कंट्री. कन्वेंशनल अग्रेशन हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी एस्केलेटेड टू अ पॉइंट जहां पे यू आर सीइंग अ फुल फ्लेजेड वॉर. सिर्फ एक ही बार हुआ था, एंड दैट टू वाज द कारगिल वॉर. इमीडिएटली यूएस ने कॉल किया था नवाज शरीफ जी को उस समय पे, एंड दे एक्चुअली आस्क्ड कि भाई बैक ट्रैक करो, ये नहीं हो सकता है. Even between India and China, border skirmishes होती हैं, but once both the countries became nuclear, you do not see a full-fledged war. And direct US-Russia भूल जाओ, नहीं होने वाला है. So this is what nuclear weapons do. They prevent a full-fledged war. And Russia ने भी ये जो पूरी तरीके से सिग्नलिंग किया है, it is largely to show कि भाई रेड लाइन मत क्रॉस करो, क्योंकि दूसरे तरफ से ये रेड लाइन क्रॉस किया जा रहा है बार बार. So this was clearly an act of deterrence which has been mistaken. I am assuming it has been mistaken, or it has been chosen to be mistaken so that there is some pressure tactic. Especially अब जब Joe Biden हट रहे हैं and Donald Trump is going to come in, and Donald Trump has decided that US is going to dial down its support. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इस एंगल को भी लेके चलना पड़ेगा कि देयर इज डेफिनेटली a time is running out वाला concept going on from the other side, that is from the NATO's perspective, especially by US. At this point of time, it is definitely high stakes have come in, but a nuclear war is something that is definitely not in the cards right now. With this, I'll come to an end to today's session. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.